Hello friends, we are live now. Good morning to all of you, Johar. This is Gandhi sir and welcome to Focus Study with Abhi. तो झारखंड की क्लास में आज से हम लोग क्षेत्रीय राजवंश की क्लास देखेंगे और इस क्लास से हम लोग ये देखेंगे कि झारखंड के विभिन्न क्षेत्रों में किस प्रकार से क्षेत्रीय राजवंशों की स्थापना होती है। मुंडा राज्य हो, नागवंश हो, रक्सेल वंश हो या सिंहभू में सी वंश हो, किस प्रकार से मुंडाओं ने झारखंड में राज्य निर्माण की प्रक्रिया शुरू करती है, किस प्रकार से छोटा नागपुर खास में नाग वंशों ने नागवंश की स्थापना करती है, पलामू में रक्सेल वंश की स्थापना होती है, झारखंड के कुल्हान प्रमंडल में सिंहबोंगा के नाम पर सिंह वंश की स्थापना होती है। इन सारी कॉन्सेप्चुअल क्लास को आज से हम लोग देखेंगे और कहाँ कहाँ पर किस प्रकार से अवस्थित है, वे सभी बातें आज की क्लास से हम लोग सीखेंगे। ये क्लास आपकी जेपीएससी 110 प्रश्न और दरोगा 40 प्रश्न को टारगेट लेके कंप्लीट कर रहा हूँ। आपको सिंगल लाइन किसी भी पुस्तक से या किसी भी चैनल को देखने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपके लिए हैंड रिटन नोट्स तैयार किए हैं। पूरी क्लास पहले ही क्लास से बता चुके हैं कि फ्लो चार्ट से और मैपिंग के द्वारा पढ़ाया जाएगा और आपको सिंगल लाइन लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। केवल आप क्लास को ईमानदारी से देखेंगे, क्योंकि मैं ये जान के पढ़ा रहा हूँ कि आप जीरो हैं, आप झारखंड जीएस में कुछ नहीं जानते हैं। ये मेरा हैंड रिटन नोट्स है जो हमने आपके लिए तैयार कर दिया है। टेलीग्राम ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाइएगा, वहाँ से आप ये नोट्स प्राप्त कर सकते हैं, वहाँ से नोट्स आप प्राप्त कर सकते हैं। क्लास देखने के बाद आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करिएगा क्लास कैसा रहा, क्लास में क्या कमियां हैं। और बात रह गई खोटा क्लास की, तो झारखंड दरोगा की भी खोटा क्लास बहुत ही जल्द शुरू करने जा रहे हैं और जेपीएससी खोटा मेंस की क्लास आपकी एप्लीकेशन पर चल रही है। आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा, वहाँ से आप ये हैंड रिटन पीडीएफ नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। 3 बार जेपीएससी मेंस लिखने के बाद अपने हाथों से आपको आपके सामने जो दिख रहे हैं हैंड रिटन नोट्स ले सकते हैं। बाकी बात जानकारी आपको क्लास से मिल जाएगी। चलिए आते हैं हम लोग क्षेत्रीय राजवंश में। क्षेत्रीय राजवंशों में सबसे पहले मुंडाओं ने राज्य निर्माण का कार्य शुरू किया। बाद में अन्य राजवंशों ने भी अपने अपने क्षेत्रों में वंशों की स्थापना किए, लेकिन सबसे पहले मुंडाओं के द्वारा राज्य निर्माण की प्रक्रिया शुरू होती है। ये कर्म किस प्रकार से चलता है, तो झारखंड में सबसे पहले मुंडाओं के द्वारा मुंडा राज्य क्षेत्रीय राजवंश में स्थापित होता है। इसके बाद छोटा नागपुर खास में नाग वंश की स्थापना होती है। इसके बाद पलामू में रक्सेल वंश की स्थापना होती है। इसके बाद सिंहभू में सिंह वंश की स्थापना होती है। ये कर्म आपका इसी प्रकार से चलता है और इसी कर्म में क्षेत्रीय राजवंश को हम कंप्लीट समाप्त करेंगे। क्षेत्रीय राजवंश को कंप्लीट हम समाप्त करेंगे। सिंगल लाइन आपको लिखने की जरूरत नहीं है, सब चीज बना बनाया हम रख दिए। पहले समझ लेते हैं मुंडा राज्य कहाँ होगा, पलामू में रक्सेल वंश कहाँ होगा, छोटा नागपुर खास कहाँ होगा। ये सभी क्षेत्रीय राज्यों को पहचान कर लेते हैं, फिर हम लोग चले जाएंगे मुंडा राज्य निर्माण प्रक्रिया में। मुंडा राज्य निर्माण प्रक्रिया में ये आपका है छोटा नागपुर खास का क्षेत्र। ये आपका एरिया जो आप देख रहे हैं, ये छोटा नागपुर खास का क्षेत्र है। ये आपका क्षेत्रीय राजवंश में आ जाएगा रामगढ़ राज्य। ये आप क्षेत्र जो देख रहे हैं, ये आपका
सिंहभूम में सिंह वंश का आएगा, ढालभूम का एरिया बीरभूम का सरायकेला खरसावां का क्षेत्र है। ये आपका पंचेत का क्षेत्र है, ये आपका खड़गडिहा परगना क्षेत्र है, खड़गडिहा परगना क्षेत्र है। ये आपका रक्सेल वंश आएगा पलामू के एरिया में, पलामू राजा के द्वारा ये रक्सेल वंश है। इस प्रकार से झारखंड के विभिन्न क्षेत्रों में क्षेत्रीय राजवंश की स्थापना हुई थी। छोटे छोटे क्षेत्रों में छोटे छोटे राजाओं के द्वारा अपने वंश चलाए जा रहे थे, अपने वंश चलाए जा रहे थे। अब हम लोग चले आते हैं क्षत्रिय राजवंश में मुंडा राज्य निर्माण प्रक्रिया। मुंडा के द्वारा किस प्रकार से राज्य का निर्माण किया गया है ना, किस प्रकार से राज्यों का निर्माण किया गया। क्षत्रिय राजवंश में सबसे पहले मुंडाओं ने राज्य निर्माण कार्य शुरू किया। सबसे पहले मुंडाओं ने राज्य निर्माण कार्य शुरू किया। इस कर्म में हम लोग आते हैं मुंडा राज्य। मुंडा राज्य, तो मुंडा राज्य प्रथम राज्य निर्माणकर्ता के रूप में मुंडाओं को जाना जाता है। प्रथम राज्य निर्माणकर्ता के रूप में मुंडाओं को जाना जाता है और प्रथम राज्य निर्माणकर्ता के रूप में रीसा मुंडा का नाम आता है कि मुंडाओं ने सबसे पहले राज्य निर्माण की प्रक्रिया शुरू किया, लेकिन उन मुंडाओं में प्रथम शासक जिन्होंने प्रथम झारखंड में राज्य शुरू किया, निर्माण शुरू किया, वो कोई और नहीं रीता मुंडा या रीसा मुंडा है। रीता मुंडा या रीसा मुंडा है। कहीं आपको रीसा मुंडा देखने को मिलेगा, कहीं आपको रीता मुंडा मिलेगा। रीता मुंडा ने क्या किया, नियुक्ति किया सुतिया पाहन को राज्य का शासक के रूप में। रीसा मुंडा ने राज्य में संचालन करने के लिए अपने से नियुक्ति करता है सुतिया पाहन को, सुतिया पाहन को, और मुंडाओं का राजा कौन बन जाता है, सुतिया पाहन। राजा शासक या कहा जाए मुंडाओं का राजा नियुक्त किया सुतिया पाहन को। किसके द्वारा, तो रीता मुंडा के द्वारा। किसके द्वारा, रीता मुंडा के द्वारा। अब सुतिया पाहन ने क्या किया, सुतिया पाहन ने क्या किया, अपने क्षेत्र में जिस क्षेत्र में स्वयं को राजा मानता था वो संपूर्ण क्षेत्र को सुतिया नागखंड नाम में परिवर्तन कर दिया। मुंडा राज्य नाग कह करके सुतिया नागखंड के नाम पर राज्य का नामकरण कर दिया। किसने, सुतिया पाहन ने। किसने, सुतिया पाहन ने। तो यहाँ से यहाँ तक तो बातें क्लियर हो गई कि मुंडाओं ने राज्य निर्माण किया और मुंडाओं में पहला प्रथम पुरुष रीता मुंडा हुआ। रीता मुंडा ने राज्य का संचालन करने के लिए शासक के रूप में, राजा के रूप में सुतिया पाहन को चुना और सुतिया पाहन ने अपने नाम पर राज्य का नाम रख दिया सुतिया नागखंड। सुतिया नागखंड, सुतिया नागखंड। यहाँ तक तो बातें क्लियर हो गई कि किस प्रकार से मुंडा के द्वारा मुंडा राज्य प्रारंभ हो गया। अब आते हैं हम लोग सुतिया पाहन पर। सुतिया पाहन राजा बन गया, सुतिया पाहन शासक बन गया। कहाँ का, मुंडा राज्य का। मुंडा राज्य का सुतिया नागखंड कहलाने लगा। सुतिया नागखंड कहलाने लगा वो मुंडा राज्य, जहाँ का राजा कौन है, जहाँ का राजा कौन है, सुतिया नागखंड। जहाँ का राजा है सुतिया पाहन और वो क्षेत्र कहलाया सुतिया नागखंड। सुतिया नागखंड। सुतिया पाहन ने सुतिया नागखंड को 7 गढ़ों और 21 परगना में विभाजित किया। प्यारे इस बात को बढ़िया से समझिएगा। 7 गढ़ों और 21 परगना में विभाजित किया ताकि हम अपने क्षेत्र अर्थात सुतिया नागखंड राज्य को सुचारू रूप से संचालित कर सकें। एक संवैधानिक, एक वैधानिक, एक नियम से, एक सिस्टम से हम शासन को चला सकें, इसके लिए सुतिया पाहन ने सुतिया नागखंड राज्य में 7 गढ़ों और 21 परगना में विभाजित किया। 7 गढ़ों और 21 परगना में विभाजित किया। ठीक है। 7 गढ़ आपके कौन कौन हैं? 7 गढ़ आपके कौन कौन हैं? लोहागढ़, पालुनगढ़, हजारीबाग, सिंहगढ़,
मानगढ़, सुरगुजगढ़, केसलगढ़। ये 7 गढ़ हैं। ये 7 गढ़ हैं। ये 7 गढ़ है। वर्तमान में इसी नाम से आपको देखने को मिलेगा। ये प्राचीन नाम है, 21 परगना है। ये सारा बात आपका हैंड रिटन पीडीएफ में हम मेंशन कर चुके हैं। सिंगल लाइन आपको पढ़नी नहीं है और पहले ही क्लास में बोल चुके हैं कि कंप्लीट हिस्ट्री की क्लास हो, ज्योग्राफी की क्लास हो, पॉलिटी की क्लास हो, इकोनॉमिक्स की क्लास हो, आपका कंप्लीट मैपिंग और फ्लो चार्ट से समाप्त करेंगे, रटने नहीं देंगे। यहाँ तक तो बातें क्लियर हो गई। यहाँ तक तो बातें क्लियर हो गई। इस सुतिया नागखंड का या कहा जाए इस मुंडा राज्य का अंतिम राजा के रूप में आपके कौन आते हैं? मदरा मुंडा। कौन आते हैं? मदरा मुंडा। अंतिम राजा कौन हुए? मदरा मुंडा। अर्थात आपको मुंडा राज्य में प्रथम शासक के रूप में जिन्होंने शुरू किया, जिन्होंने मुंडा राज्य निर्माण करता प्रारंभ किया, रीसा मुंडा याद रखना है। और अंतिम राजा आपका मदरा मुंडा है, इसे भी याद रखना है। रीसा मुंडा ने सुतिया पाहन को शासक बनाया। सुतिया पाहन ने सुतिया नागखंड के नाम पर राज्य का नामकरण किया और सुचारू रूप से चलाने के लिए 7 गढ़ों और 21 परगना में विभाजित किया। ये था मुंडा राज्य की प्रारंभ। ये था मुंडा राज्य की क्षेत्रीय राजवंश में शासन व्यवस्था। इस प्रकार से उसकी शासन व्यवस्था चलती थी। आपको 21 परगना, इससे भी हम पीडीएफ में मेंशन कर चुके हैं। सिंगल लाइन कहीं पढ़ना नहीं है, आप कंप्लीट कर लें, आपकी तैयारी कंप्लीट हो जाएगी। चलिए अब चले आते हैं हम लोग छोटा नागपुर खास नागवंश में। छोटा नागपुर खास नागवंश में, ठीक है। छोटा नागपुर खास नागवंश, छोटा नागपुर खास नागवंश में। छोटा नागपुर खास नागवंश की स्थापना 10वीं सदी में हुई थी। कब हुई थी भैया? 10वीं सदी में। कब हुआ था प्यारे? 10वीं सदी में। किसने किया था, कैसे किया था, इसकी भी बातें हम लोग करते चलते हैं, है ना। इसकी भी बातें हम लोग करते चलते हैं। तो मुंडा वंश के बाद, मुंडा राजवंश के बाद नागवंश बना। हमने क्रम पहले ही बता चुके। अर्थात दूसरे स्थान पर आपका कौन है? छोटा नागपुर खास नागवंश। छोटा नागपुर खास नागवंश। छोटा नागपुर खास नागवंश कहाँ होगा? छोटा नागपुर खास नागवंश आपका ये एरिया पड़ेगा, ये क्षेत्र पड़ेगा। वर्तमान में यदि देखा जाए तो बताएंगे ये कौन सा क्षेत्र होगा? ये कौन सा क्षेत्र होगा? कौन सा क्षेत्र होगा? इधर आपका रांची आ जाएगा, रांची आ जाएगा, लातेहार, लोहरदगा, ये आपका गुमला का एरिया, और ये कुछ एरिया आपका क्या पड़ेगा? सिमडेगा का। अर्थात ये क्षेत्र आपका छोटा नागपुर खास कहलाएगा। छोटा नागपुर खास कहलाएगा। इस क्षेत्र पर आपका कौन है? छोटा नागपुर खास नागवंश। कौन है? नागवंश, है ना। अर्थात मुंडा के बाद नागवंशों ने अपनी राज्य निर्माण प्रक्रिया शुरू करती है। मुंडा राजवंश के बाद नागवंश की स्थापना होती है और इस नागवंश के संस्थापक के रूप में आदि पुरुष, प्रथम पुरुष नागवंश का कौन है? फनी मुकुट राय। आदि पुरुष, प्रथम पुरुष नागवंश का कौन है? फनी मुकुट राय। फनी मुकुट राय। इन्होंने अपने नागवंश को सुचारू रूप से चलाने के लिए, पूरी राज्य क्षेत्र में यमन, चैन, शांति स्थापित करने के लिए राजधानी बनाया। और इसकी राजधानी क्या थी? सुतियाम्बे। सुतियाम्बे। अर्थात नागवंश की प्रथम राजधानी आपका क्या हुआ? सुतियाम्बे। प्रथम राजधानी आपका क्या हुआ? सुतियाम्बे। ठीक है प्यारे, सुतियाम्बे। सुतियाम्बे में फनी मुकुट राय ने क्या किया? सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया। और उस सूर्य मंदिर के निर्माण के पीछे फनी मुकुट राय का मन था। उसका मतलब था
उसकी मानसिकता को बताता है कि नाग वंश की स्थापना सूर्य की तरह चमकते हुए पूरे क्षेत्र में रोशनी देगा और एक विकास के मार्ग पर आगे चलेगा। चहुमुखी विकास होगा, आर्थिक हो, सामाजिक हो, सांस्कृतिक हो, राजनीतिक हो, धार्मिक हो, सभी का विकास किया जाएगा। चहुमुखी विकास होगा। इस प्रतीक के रूप में सूर्य मंदिर का निर्माण किसने किया? फनी मुकुट राय ने। किसने किया? फनी मुकुट राय ने। तो नागवंश का आदि पुरुष फनी मुकुट राय, और फनी मुकुट राय ने ही सुतियांबे को राजधानी बनाया और सुतियांबे में नागवंश की विकास के प्रतीक के रूप में सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था प्यारे। सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था प्यारे। सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था। यहाँ तक तो बातें क्लियर हो गई। अब आगे हम लोग देखते हैं। अब आगे हम लोग क्या देखते हैं कि सुतियांबे में सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया? फनी मुकुट राय ने। किसने करवाया? फनी मुकुट राय ने, है ना। चलिए, फनी मुकुट राय ने, ठीक है। फनी मुकुट राय खुद आदिवासी है, स्वयं आदिवासी है, लेकिन गैर आदिवासियों को भी इन्होंने पनाह दिया, गैर आदिवासियों को भी इन्हें बसने का अनुमति दिया नागवंश में, और नागवंश में गैर आदिवासियों को बसने के साथ साथ गैर आदिवासियों को उच्च पद पर भी सुशोभित किया है फनी मुकुट राय ने। उच्च पद पर भी सुशोभित किया है फनी मुकुट राय ने। जैसे भावराय श्रीवास्तव को उन्होंने बसने का अनुमति दिया, भावराय श्रीवास्तव को उन्होंने बसने का अनुमति दिया, और फनी मुकुट राय ने भावराय श्रीवास्तव को बसने के साथ साथ अपना दीवान भी नियुक्त किया था। अपना दीवान भी नियुक्त किया था। किसको? भावराज श्रीवास्तव को, जो गैर आदिवासी है। अर्थात ये बताता है कि फनी मुकुट राय आदिवासियों के अलावा गैर आदिवासियों को भी अपने क्षेत्रों में स्वतंत्र रूप से रहने बसने की अनुमति देता है। ठीक है, क्लियर है प्यारे। अब चाहते हैं हम लोग आगे। अब हम लोग आगे चलते हैं ना। अब क्या होती है फनी मुकुट राय के बारे। सुतियांबे इन्होंने राजधानी बनाया। फनी मुकुट राय के बाद आते हैं इसी के पीढ़ी मुकुट राय। ध्यान रखिएगा, दूसरे आपके आ जाएंगे कौन? मुकुट राय, इसके बाद मदन राय, इसके बाद प्रताप राय। ये शासक बनते हैं। ये कर्म देखिए आपका फ्लो चार्ट में बना दिए हमने कि फनी मुकुट राय के बाद इस प्रकार से शासन बनता है, इस प्रकार से शासन चलता है फनी मुकुट राय के बाद। फनी मुकुट राय, मदन राय और प्रताप राय। ठीक है, यहाँ तक तो बातें क्लियर हो गई सबकी। अब चलिए आते हैं हम लोग राजधानी परिवर्तन की बात करते हैं। राजधानी परिवर्तन की बात हम लोग करते हैं क्योंकि अपनी अपनी सहूलियत के आधार पर, अपनी अपनी शासन प्रणाली को सुचारू रूप से चलाने के आधार पर क्या करते हैं, विभिन्न शासकों ने विभिन्न स्थानों पर अपनी राजधानी परिवर्तन करते हैं। विभिन्न शासकों ने विभिन्न स्थानों पर अपनी राजधानी परिवर्तन करते हैं। जैसे प्रताप राय ने जो पूर्व में सुतियांबे राजधानी था, फनी मुकुट राय ने स्थापना क्या किया था राजधानी को? सुतियांबे। लेकिन प्रताप राय जब आता है तो सुतियांबे को राजधानी ना रख करके ये राजधानी कर देता है चूटिया। ये राजधानी कहाँ कर देता है? चूटिया। किसके द्वारा? प्रताप राय के द्वारा। अर्थात विभिन्न शासकों ने अपनी अपनी सहूलियत के आधार पर राजधानी परिवर्तन किया है। अपनी अपनी सहूलियत के आधार पर राजधानी परिवर्तन किया है। जैसे संस्थापक और राजधानी, है ना। तो फनी मुकुट राय ने नागवंश की स्थापना की। उसी समय इन्होंने अपनी राजधानी क्या रखा? सुतियांबे। लेकिन प्रताप राय क्या है, इन्होंने राजधानी परिवर्तन करके क्या कर दिया? चूटिया। इन्होंने राजधानी बदल के क्या कर दिया? चूटिया कर देता है। यही बात भीमकर्ण की है। हम अभी यहीं तक है ना। हम लोग पहले भीमकर्ण समझ लेते हैं, फिर राजधानी परिवर्तन के क्रम में फ्लो चार्ट में यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, आते हैं हम लोग भीमकर्ण की चर्चा करते हैं।
भीमकर्ण। नागवंश में भीमकर्ण प्रथम शासक था, प्रथम राजा था जिन्होंने राय के स्थान पर कर्ण की उपाधि लेना शुरू कर दिया। अर्थात पहले से जो राय की उपाधि चल रही थी, फनी मुकुट राय, प्रताप राय, मदन राय, मुकुट राय, तो इन्होंने राय के स्थान पर परिवर्तन करके क्या कर दिया, उपाधि कर्ण कर दिया। उपाधि इन्होंने क्या कर दिया, कर्ण कर दिया। पहला फैक्ट कि राय ना रख के इन्होंने क्या कर दिया, उपाधि कर्ण में बदल लिया। ठीक है। फनी मुकुट राय यदि अपने समय में होता तो राय के स्थान पर भीमकर्ण के अनुसार फनी मुकुट कर्ण हो जाता। अर्थात राय के स्थान पर कर्ण की उपाधि परिवर्तन करने का प्रथम शासक का काम कौन था, भीमकर्ण था। भीमकर्ण ने राय के स्थान पर राजधानी कर्ण किया। ठीक है। भीमकर्ण के समय ही बारवा की लड़ाई होती है। यहाँ इंपॉर्टेंट ये है कि बारवा की लड़ाई किसके मध्य होता है। तो बारवा की जो लड़ाई है प्यारे, वो भीमकर्ण और पलामू शासक रक्सेल राजा के बीच में होता है। हम लोग इसके बाद देखेंगे इसको, पलामू का रक्सेल वंश को भी पढ़ेंगे। केवल यहाँ नाम सुनिएगा कि पलामू में जो शासक था उसे क्या कहा जाता था, रक्सेल शासक, रक्सेल वंश, रक्सेल राजा। होती क्या है, पलामू में जो है वो रक्सेल वंश अपने सर्वोच्च सीमा पर चल चुका था, अपने आप को खूब विकसित डेवलप समझ रहा था, अपने आप को एक तरह से प्रतापी, शक्तिशाली, प्रभावशाली राजा के रूप में और प्रभावशाली राज्य के रूप में स्थापित कर चुका था। इसी का प्रभाव दिखाने के लिए, इसी का प्रभाव के रूप में कहा जाए तो भीमकर्ण राजा जब था तो भीमकर्ण के समय भीमकर्ण के क्षेत्र में क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। अर्थात रक्सेल राजा ने नागवंश राज्य पर आक्रमण किया। यहाँ तक बातें क्लियर हो गई। रक्सेल राजा क्या करता है, नागवंश राज्य पर आक्रमण कर देता है, और इस दोनों के बीच में क्या हो जाता है, युद्ध हो जाता है, लड़ाई हो जाता है। और इस लड़ाई जहाँ पर होती है उसी के नाम पर कहा जाता है बारवा की लड़ाई। बात क्लियर हो गई कि बारवा की लड़ाई कुछ और नहीं, रक्सेल राजा और नागवंश के बीच हुआ था। रक्सेल वंश और नागवंश के बीच हुआ था, और रक्सेल ने क्या किया, नागवंश पर आक्रमण किया। ध्यान रखिएगा, भीमकर्ण ने आक्रमण नहीं किया, अर्थात नागवंशों ने आक्रमण नहीं किया, रक्सेल वंश ने नागवंश पर आक्रमण किया था। आक्रमण किया था और वो क्षेत्र के नाम पर हो गया बारवा की लड़ाई। यहाँ तक तो बातें क्लियर हो गई। ठीक है, आक्रमण किया तो कोई दिक्कत नहीं है, करो आक्रमण, शक्तिशाली है तो आप तो करेंगे ही, है ना, करेंगे ही। तो प्यारे क्या होती है, इस दोनों के बीच जब युद्ध होता है तो इस युद्ध में नागवंश जीत जाता है, अर्थात भीमकर्ण जीत जाता है। और जब भीमकर्ण जीत जाता है तो रक्सेल के एरिया में प्रवेश करके भीमकर्ण पूरा लूटपाट करता है, अपने क्षेत्र, अपने प्रभाव को बढ़ाकर रक्सेल क्षेत्र में पूरी अपनी शक्ति को झोंक देता है और पूरी लूटपाट मचा के रख देता है नागवंश ने। किसमें, रक्सेल वंश के क्षेत्रों में। और जब वहाँ रक्सेल वंश के क्षेत्रों में लूटपाट करता है तो उसी लूटपाट में भगवान वासुदेव की मूर्ति मिलती है, किसको, भीमकर्ण को। अर्थात नागवंश राज्य को जीत मिलने के साथ भगवान वासुदेव की भी मूर्ति मिलती है उस लूटपाट में। उसे उठाकर नागवंश के शासक छोटा नागपुर खास नागवंश ले आते हैं, अर्थात पलामू से उठाकर छोटा नागपुर खास में ले आते हैं। यहाँ तक तो बातें क्लियर हो गई।
इसमें कि कोई कन्फ्यूजन प्यारे नहीं। चलिए अब थोड़ी सी बातें और समझते हैं। भीमकर्ण ने क्या किया? भीमकर्ण ने क्या किया? अपने क्षेत्रों में भीम सागर का निर्माण करवाया। इन्होंने अपने क्षेत्रों में सागर का निर्माण करवाया, उसका नामकरण कर दिया भीम सागर। क्योंकि भैया हमने बनवाया अपने क्षेत्र में, तो हम अपने ही नाम से रख देंगे भीम सागर। क्योंकि पहले ही देख चुके हैं, ऋषा मुंडा ने मुंडाओं का राज्य प्रारंभ किया और उन्होंने सुचारू संचालन के लिए सूतिया पाहन को नियुक्त किया। लेकिन सूतिया पाहन ने अपना नाम, सम्मान, ख्याति, उपाधि प्राप्त करने के लिए सूतिया नागखंड राज्य का नाम रख दिया। उसी प्रकार से भीमकर्ण ने अपने क्षेत्र में जब सागर का निर्माण किया तो उन्होंने सागर का नाम भीम सागर रख दिया, भीम सागर रख दिया। यहां तक बातें क्लियर हो गई। अब चलते हम लोग आगे। हम लोग पहले ही समझ चुके हैं कि यहाँ के जो शासक हैं अर्थात नागवंश के जो शासक हैं वो अपनी अपनी शासन सहूलियत रूप से चलाने के लिए राजधानी बदल देते थे, राजधानी परिवर्तन कर देते थे। इसी राजधानी परिवर्तन के क्षेत्र में भीमकर्ण ने राजधानी परिवर्तन करके कहाँ कर दिया? खुखरा। राजधानी परिवर्तन करके कहाँ कर दिया? खुखरा। इसके पहले राजधानी कहाँ थी? इसके पहले राजधानी कहाँ थी? चुटिया। चुटिया, ये सीक्वेंस थोड़ा सा समझ लीजिए। चुटिया कैसे है, क्या है ना? ये सीक्वेंस थोड़ा समझ लिया जाए। सबसे पहले राजधानी कहाँ है? सुतियांबे। सुतियांबे, प्यारे ध्यान रखिएगा। इसके बाद राजधानी कहाँ आता है? चुटिया। इसके बाद राजधानी आता है चुटिया। इसके बाद राजधानी आपका कहाँ है? खुखरा। इसके बाद राजधानी कहाँ है? खुखरा। ये कौन है? फनी मुकुट राय। ये कौन है? प्रताप राय। और ये कौन है? अभी भीमकर्ण अर्थात भीम राय, जिन्होंने राय के स्थान पर कर्ण की उपाधि लेना उचित समझा। तो ये कर्म था अभी तक में। तो भीमकर्ण ने अपनी राजधानी चुटिया ना रख करके कहाँ कर दिया प्यारे? खुखरा। कहाँ कर दिया प्यारे? खुखरा। खुखरा। तो ये थी कहानी भीमकर्ण की नागवंश में। ये थी कहानी भीमकर्ण की नागवंश में। ठीक है। अब थोड़ी सी बात यहाँ पर समझ लें, क्योंकि हम पहले ही कह चुके हैं जीरो से हीरो ले जाके बैठा दूंगा, जीरो से हीरो ले जाके बैठा दूंगा। तो पलामू का रक्सेल वंश और छोटा नागपुर खास वंश किस प्रकार से क्षेत्र है जो लड़ाई हुआ है, तो वो क्षेत्र को थोड़ा समझने के लिए हम लोग छोटा नागपुर खास और पलामू का क्षेत्रीय राजवंश देखते हैं। ये आपका रहा क्षेत्रीय राजवंश का पूरा क्षेत्रीय राजवंश। लेकिन हम लोग समझेंगे पलामू को। ये आपका है पलामू का एरिया, ये आपका क्या है प्यारे? पलामू का एरिया। और ये है आपका छोटा नागपुर खास का एरिया। ये है आपका छोटा नागपुर खास का एरिया। ठीक है, खास का एरिया। सुतियांबे, नागफेनी, चुटिया, आज भी रांची में जो चुटिया है वही चुटिया की बात है, वही चुटिया है ना? तो ये छोटा नागपुर खास हुआ और ये आपका पलामू राज्य हुआ। तो इन दोनों के बीच में ही युद्ध हुआ था। और बारवा का जो मैदान है, बारवा का जो मैदान है यहीं पर युद्ध हुआ था। इसीलिए इस लड़ाई को कहा गया, क्या कहा गया? बारवा की लड़ाई। तो हम लोगों ने समझ लिया रक्सेल और नागवंश के बीच हुआ था बारवा की लड़ाई। ठीक है। अब चले आते हैं हम लोग, भीमकर्ण समाप्त हो गया, नागवंश में भीमकर्ण समाप्त हो गया। अब आते हैं प्यारे शिवदास कर्ण पर। अब आते हैं प्यारे शिवदास कर्ण को समझते हैं। शिवदास कर्ण जो है आपका, शिवदास कर्ण, शिवदास कर्ण, शिवदास कर्ण 1401 ईस्वी की बात है, 1401 ईस्वी की बात है। गुमला के घाघरा में, गुमला के घाघरा में हापा मुनि मंदिर का निर्माण करता है। कौन? कौन? तो कौन करता है? शिवदास कर्ण।
कौन करता है? शिवदास कर्ण। ये फैक्चुअल प्रश्न बार बार पूछा गया है कि गुमला के घाघरा में हापा मुनि मंदिर का निर्माण किसने किया? तो शिवदास कर्ण ने किया। किसने किया? तो शिवदास कर्ण ने किया। बात समय कब की है? 1401 ईस्वी में। कब? 1401, अर्थात 15वीं सदी की बात है। अर्थात शिवदास कर्ण जो है वो 15वीं सदी में शासन चला रहा है। 15वीं सदी में शासन चला रहा है। ठीक है। शिवदास कर्ण के समय एक मराठा ब्राह्मण था, महाराष्ट्र से ब्राह्मण था, क्योंकि आज भी महाराष्ट्र को और पूर्व में भी संतों का नगरी कहा गया है। अर्थात संत शुद्धता की दृष्टि से, ब्राह्मण की दृष्टि से महाराष्ट्र आज भी शुद्ध है। तो महाराष्ट्र के मराठा ब्राह्मण था सियानाथ देव। कौन है? सियानाथ देव। ये सियानाथ देव के द्वारा ही विष्णु की मूर्ति स्थापित किया गया। विष्णु की मूर्ति स्थापित किया गया किसके शासन काल में? शिवदास कर्ण के शासन काल में। शिवदास कर्ण के शासन काल में। बात क्लियर होगी? इसमें कन्फ्यूजन है क्या? नहीं। सियानाथ देव के हाथों से भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित होती है। जो किसके हाथों से? सियानाथ देव के हाथों से भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित होती है शिवदास कर्ण के शासन काल में। याद रखना भी आसान है, शिवदास और सियानाथ, है ना, साथ साथ दोनों में मिल रहा है। फैक्चुअल यदि वैसा टफ लगे तो, है ना, तो ध्यान रखिएगा। शिव खुद भगवान के नाम आ रहा है, सिया खुद भगवान के नाम आ रहा है, तभी तो विष्णु की मूर्ति स्थापित होगी, तभी तो विष्णु की मूर्ति स्थापित होगी। ये हो गई शिवदास कर्ण के शासन काल में सियानाथ देव। अब चले आते हैं हम लोग प्रतापकर्ण में। प्रतापकर्ण में, ठीक है। इसके बाद आपके जो भी बच रहे, नागवंश तो आज समाप्त करेंगे ही। प्रतापकर्ण में, हाँ, तो ध्यान रखिएगा शिवदास कर्ण के समय एक ही बात आपको इम्पोर्टेंट याद रखना है कि गुमला के घाघरा में हापा मुनि मंदिर का निर्माण किया गया था और भगवान विष्णु की प्रतिमा सियानाथ देव मराठा ब्राह्मण के द्वारा स्थापित किया गया था। आते हैं प्रतापकर्ण में। प्रतापकर्ण की बात है तो प्रतापकर्ण लोधी कालीन के समय शासक थे। लोधी कालीन के समय शासक थे और लोधी कालीन के समय प्रतापकर्ण के साथ साथ आपको प्रतापकर्ण, छत्रकर्ण और विराटकर्ण ये प्रभावशाली और शक्तिशाली शासक थे। ये प्रभावशाली और शक्तिशाली शासक हुआ करते थे और ये समय क्या है? लोधी वंश का समकालीन है। लोधी वंश का समकालीन है प्यारे। और प्रतापकर्ण ने क्या किया है? तमाड़ के राजा खुखरा पर आक्रमण किया था। तमाड़ के राजा खुखरा पर आक्रमण किया था, है ना। तमाड़ के राजा खुखरा पर आक्रमण किया था और जब तमाड़ के राजा खुखरा पर आक्रमण किया तो प्रतापकर्ण को बाघदेव सिंह से सहयोग मिला था। ये बातें को याद रखेंगे कि प्रतापकर्ण खुद शक्तिशाली और प्रभावशाली शासक हुआ नागवंशों में और इसी प्रभाव को दिखाने के लिए तमाड़ के राजा खुखरा पर आक्रमण करता है और जब खुखरा पर आक्रमण करता है तो प्रतापकर्ण को साथ देने के लिए बाघदेव सिंह सामने आते हैं। अर्थात बाघदेव सिंह ने सहयोग दिया था किसको? प्रतापकर्ण को। किसको? प्रतापकर्ण को। इसके समय में एक ये घटना हुई। दूसरी घटना एक था कि प्रतापकर्ण के समय घटवारों का विद्रोह सर्वाधिक देखा जाता है प्यारे। घटवारों का विद्रोह सर्वाधिक देखा जाता है और जब घटवार का विद्रोह सर्वाधिक था तो घटवारों ने प्रतापकर्ण को परेशान कर रखा था, लेकिन इसका कोई विशेष परिणाम देखने को नहीं मिलती है।
क्योंकि प्रतापकर्ण स्वयं प्रभावशाली और शक्तिशाली शासक था। केवल ये कह सकते हैं कि घटवार बार बार विद्रोह करते थे, उल्टा प्रतापकर्ण को केवल परेशानी में डालते थे। इसके अलावा कोई विशेष फल देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, ये था प्रतापकर्ण के समय कार्य हुए थे, जो ये था प्रतापकर्ण के शासनकाल में जो कार्य हुए थे। ठीक है, इसमें किन्हीं को कोई परेशानी है क्या? नहीं। कमेंट सेक्शन में जाके जरूर कमेंट करिएगा क्लास कैसा रहा और क्लास में क्या कमियां हैं प्यारी। ठीक है, अब आते हैं हम लोग छत्रकर्ण में। ठीक है, फिर हम लोग चले आएंगे राजधानी परिवर्तन। आते हैं हम लोग छत्रकर्ण में। छत्रकर्ण की शासन 1469 से 1496 ईस्वी तक होता है। और ये भी आपका लोधी कालीन है, क्योंकि इसके पहले हम लोगों ने देखे प्रतापकर्ण, छत्रकर्ण और विराटकर्ण, अर्थात तीनों का समकालीन कौन था? लोधी। तो लोधी के समय छत्रकर्ण की भी चर्चा, छत्रकर्ण की भी शासन व्यवस्था चल रही थी। और छत्रकर्ण ने विष्णु की मूर्ति स्थापित किया। कहाँ पर? कोराम्बे में। ये इंपॉर्टेंट बात है, विष्णु की मूर्ति स्थापित करता है कोराम्बे में। किसके द्वारा? छत्रकर्ण के द्वारा। ठीक है, छत्रकर्ण के द्वारा। और चैतन्य महाप्रभु जो भक्ति प्रचारक हैं, 1485 से 1527 ईस्वी के बीच में चैतन्य महाप्रभु ने भक्ति प्रचार करने का कार्य भी इस क्षेत्र में किया। और चैतन्य महाप्रभु का छत्रकर्ण के समय प्रभाव देखने को मिलता है। अर्थात नाग वंश कहा जाए तो इसमें प्रभावों की यदि धार्मिक रूप से देखा जाए तो सबसे अधिक धार्मिक प्रभाव किनका है? हिंदुओं का है। क्योंकि भीमकर्ण ने जब पलामू के रक्सेल वंश को पराजित किया तो उन्होंने वासुदेव की मूर्ति स्थापित कर दिया। वासुदेव की मूर्ति लूटपाट के अपने शासन क्षेत्र में ले आया। शिवदास कर्ण की समय आती है तो शिवदास कर्ण ने गुमला के घाघरा में हापा मुनि मंदिर का स्थापित किया। और छत्रकर्ण की बात आते हैं तो छत्रकर्ण में हम लोग देख रहे हैं कि विष्णु की मूर्ति कोराम्बे में स्थापित किया। और छत्रकर्ण के समय विश्व प्रसिद्ध संत चैतन्य महाप्रभु, जिसका नाम लेने से कई जन्मों के पाप मिट जाते हैं प्यारे, चैतन्य महाप्रभु जो भक्ति के रहस्यमय बातों में आपको उतार देने वाले चैतन्य महाप्रभु की भक्ति विश्व प्रसिद्ध है। तो चैतन्य महाप्रभु की भी यदि बातें आती हैं तो किसके समय चले आती है प्यारे? छत्रकर्ण के समय। और हमने जितनी बातें पढ़ाया वे सभी नोट्स में हमने लिख दिया है। सारी बातें आपको देखने को मिल जाएगा, सारी बातें 7 गढ़ों में, सारी बातें आपको हैंडरिटन नोट्स में देखने को मिल जाएगा। 21 परगना कौन कौन है भाई, हमने सारा बात यहाँ पर रख दिया। आपको सिंगल लाइन कहीं पढ़ने से जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये थी आपकी नागवंश में। एक बातें यहाँ पर हम लोगों को समझना है, राजधानी परिवर्तन। तो नागवंशों के द्वारा अपनी शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में राजधानियां स्थापित करते थे, ताकि अपने क्षेत्रों को हम सुरक्षित कर सकें, अपने क्षेत्रों में अधिकतम विकास कर सकें। तो प्रथम राजधानी यदि देखा जाए, पहले इसको बातें कंप्लीट कर लेते फिर हम लोग चले आते वहां पर, है ना। राजधानी परिवर्तन में, तो राजधानी परिवर्तन में सबसे पहले राजा कौन बना? फनी मुकुट राय। इन्होंने राजधानी बनाया सुतियाम्बे को बनाया। इसके बाद बना प्रताप राय। इन्होंने राजधानी बनाया चुटिया
चुटिया को। इसके बाद राजा बनता है भीमकर्ण, इसने राजधानी बनाया खुखरा, इसने राजधानी बनाया खुखरा। इसके बाद दुर्जन शाह, इसने राजधानी बनाया दोईसा। इसके बाद अदुनाथ शाह, इसके बाद इन्होंने राजधानी क्या बनाया, पालकोट, पालकोट है ना, पालकोट। इसके बाद आता है जगन्नाथ सहदेव, जगन्नाथ सहदेव, इन्होंने अपनी राजधानी बनाया पालकोट भैरव। ध्यान रखिएगा थोड़ी सी अंतर है, एक है पालकोट और एक है आपका पालकोट भैरव। इसके बाद अंतिम जो संस्थापक हैं, अंतिम जो राजा है प्रताप उदयनाथ सहदेव, प्रताप उदयनाथ सहदेव, इन्होंने राजधानी बनाया रातूगढ़, इन्होंने राजधानी क्या बनाया, रातूगढ़, इन्होंने राजधानी बनाया रातूगढ़। ये थी शासकों के द्वारा विभिन्न राजधानियां स्थापित किया गया। तो इसमें प्रश्न इंपॉर्टेंट ये बनता है आपका कि नागवंश की प्रथम राजधानी कौन है, नागवंश की प्रथम राजधानी कौन है। तो नागवंश की प्रथम राजधानी क्या है, सुतियांबे, सुतियांबे, प्रथम राजधानी क्या है, सुतियांबे। एक बात तो क्लियर होगी, प्रथम राजधानी सुतियांबे। और अंतिम राजधानी यदि पूछे अर्थात 7 शासक हुए तो 7वां राजधानी आपका कौन है, 7वां राजधानी कौन है, तो रातूगढ़, रातूगढ़, रातूगढ़। अर्थात नागवंश में प्रथम राजधानी सुतियांबे और अंतिम राजधानी रातूगढ़। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बनेगा आपका, है ना, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बनेगा। तो रातूगढ़। इस प्रकार से हमने छोटा नागपुर खास किस प्रकार से नागवंशों के द्वारा शासन व्यवस्था चलाया गया, इन सारी बातों को हम लोगों ने आज की क्लास में देखें, आज की क्लास में देखें। तो आज हम लोग मुंडा राज्य निर्माण प्रक्रिया, ये छोटा नागपुर खास, ये दोनों वंशों के क्षेत्रीय राजवंशों की कंप्लीट कॉन्सेप्ट देखें, कंप्लीट कॉन्सेप्ट देखें। कल हम लोग पुनः पलामू रक्सेल वंश, सेबू वंश और सेबू के बाद हम लोग रामगढ़ राज्य, खड़गडिहा राज्य, पलामू में चेरो वंश, ढालभू में ढाल वंश, पंचेत वंश, सारी क्लास देखेंगे, सारी क्लास देखेंगे। तो आज की क्लास यहीं रखते हैं। कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करिएगा और क्लास बढ़िया लगे तो आप सभी लोग क्लास को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, अपने मित्रों सखाओं परिवारों तक बढ़ाने का कोशिश करिएगा। एक लाइक तो बनता है, एक शेयर बनता है, एक बार आप दबाएंगे तो कई दोस्तों तक आप इस क्लास को भेज सकते हैं। इतना तो आप कर ही सकते हैं, यदि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आप इतना तो कर ही सकते हैं। तो आज की क्लास यही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।